हेलो फ्रेंड्स, मायका कौन सा स्टेशन है? मैं सामने बैठी महिला से पूछती हूँ। बरेली है शायद। कहाँ जा रही हैं आप? दिल्ली, मैं सपाट सा उत्तर देती हूँ। किसके घर जा रही हैं? फिर प्रश्न दगा। अपने घर। एक पल की खामोशी के बाद वो महिला पुनः पूछती है, कानपुर में कौन रहता है आपका? मायका है। मैं संक्षिप्त सा उत्तर देती हूँ। कोई काम था क्या? हाँ, शादी थी भाई की, कहकर मैं मुंह फेर लेती हूँ। तब तो बहुत मज़े रहे होंगे। वो बातों का सिलसिला पुनः जोड़ती है। मेरा मन आगे बात करने का बिल्कुल नहीं था। बहुत सिर दर्द हो रहा था। आपके पास कोई दर्द की गोली है? सिर दर्द हो रहा है। मैं उससे पूछती हूँ। नहीं, बाम है, लीजिएगा। दीजिए। शादी विवाह में अनावश्यक शोरगुल से सिर दर्द हो ही जाता है। मैं पिछले साल बहन की शादी में गई थी। सिर तो सिर, मेरा तो पेट भी खराब हो गया था। वो अपने थैले में से बाम निकाल कर देती है। मैं उसे धन्यवाद दे बाम लगाकर चुपचाप सो जाती हूँ। उन बातों को याद करके मेरा सिर फिर से दर्द करने लगता है। भुलाना चाहकर भी नहीं भूल पाती। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने तैरने लगते हैं। यहीं की दी हुई साड़ी तो पहनती हो तुम। क्या जीजा जी तुम्हें कभी साड़ी नहीं दिलाते? छोटी बहन रेणु कहती है। सुनो जीजी, मामी के आगे ये मत बताना कि जीजा जी लेखापाल ही हैं। हमने उन्हें शाखा प्रबंधक बता रखा है, समझी? क्यों झूठ बोला? मैं चिढ़कर पूछती हूँ। अरे, तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, पर हमारी तो है ना। पिताजी ने सभी को यही बता रखा है। मुझसे 5 वर्ष छोटी रेणु एक ही वाक्य में समझा गई कि अब मेरी इस घर में क्या इज्जत है। मेरे मन में कहीं कुछ चटक सा जाता है। वैसे ये चटकन तो हर वर्ष मायके आने पर होती है, पर इस बार इतने रिश्तेदार जुटे हैं कि इनके सामने इतनी बेइज्जती सहन नहीं होती मुझसे। मैं उठकर ऊपर चली जाती हूँ। ऊपर की सीढ़ियों पर ताई मिल जाती है। क्यों बेटी, अकेली ही आई है इस बार? छोटे से मुन्नी को भी छोड़ आई है ना? तेरा दूल्हा ही आया है? क्या बात है बेटी? कुछ नहीं ताई जी, बस दफ्तर का काम था कुछ। फिर मुन्ना उनके बगैर रहता ही नहीं। छमाही परीक्षा भी है, इसलिए छोड़ आई। मैं पिंड छुड़ाकर भागती हूँ। छोटी बहन रेणु यहाँ भी आ धमकती है। अरे, तुम यहाँ बैठी हो, तैयार नहीं हुई अभी तक? तुम्हें तो आरती करनी है। देखो 4 बज गए, औरतें आने लगी हैं। चल रही हूँ, चिल्ला मत। मैं उसे डांट देती हूँ। पता नहीं क्या समझती हो अपने को। कुछ काम नहीं होता? शादी के बाद एकदम बॉडम हो गई हो तुम तो। तुमसे होता है बातें बनाने के अलावा कोई काम है तेरे पास? मैं बिफर पड़ती हूँ। वो बड़बड़ करती हुई नीचे उतर जाती है। ना जाने माँ को क्या क्या भड़काती है। क्या बात है विधि? 4 बज रहे हैं, घुड़चढ़ी का समय हो रहा है। तुमसे अभी थाल भी नहीं सजाया गया आरती के लिए। किसी भी काम का होश नहीं रहता इसे। माँ औरतों के सामने डांटती है। क्यों विधि, जमाई बाबू नहीं आए? बड़ी मामी पूछती है। माँ व्यंग से मुस्कुरा कर मुँह पीछे कर लेती है। मैं चुपचाप बिना कुछ उत्तर दिए थाल उठाकर भीतर कमरे में आ जाती हूँ। सारा काम हो चुका था। बारात लड़की वालों के यहाँ जा चुकी थी। मैं निढाल होकर धम्म से चारपाई पर लेट जाती हूँ कि रेणु की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हाय जीजी, तुम अभी से सो गई क्या? कितना काम पड़ा है। मुझे नींद आ रही है रेणु, तू ही कुछ कर ले बहन, मेरा सिर फटा जा रहा है। वो बड़बड़ करती चली गई। यद्यपि ये मेरा मायका था, जहाँ मैंने ज़िंदगी के 19 वर्ष काटे थे, फिर भी ना जाने क्यों आज इतना पराया लग रहा था। सुबह से ना किसी ने खाने के लिए पूछा, ना मैंने खाया ही। यही घर है वो, जहाँ मैं हर समय फ्रिज में से कुछ न कुछ निकाल कर खाती रहती थी। मुझे लगता है कि मैंने सच ही यहाँ आकर गलती की है। राकेश नहीं आए, ठीक ही हुआ। ज़रा उधर खिसक विधि, मुन्ने को सुला दूँ, इसे उड़ा ले। देख, हल्की हल्की सर्दी भी पड़ने लगी है। और तू कैसे लेट गई? कुछ खाया पिया भी नहीं है। दीदी के करुण स्वर से मैं पिघल गई। मुझ में और दीदी में सिर्फ 2.5 वर्ष का ही अंतर है। दीदी की शादी कोलकाता में हुई है,
जीजा जी का रेशमी साड़ियों का काफ़ी बड़ा व्यापार है। दीदी ने मुझसे दोबारा कहा, विधि तू कुछ खा ले बहन। और तेरे पति क्यों नहीं आए? जानबूझकर क्यों पूछती हो दीदी? तुम्हें लेने तो बड़े भैया गए थे। मुझे लेने कौन गया था? सिर्फ कार्ड डाल दिया था। ये तो कहो मैं आ गई। तुम्हारे सामने मेरी क्या कीमत है? मैंने कहा। हाँ विधि, मेरे साथ भी पहले कुछ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। शादी से पहले माँ कितना डांटती थी मुझे, पर अब सब उल्टा हो गया है। तुम बड़े घर में जो ब्याही हो भाई। मेरे पति बैंक में सिर्फ लेखापाल हैं। तुम्हारे पति की मासिक आय 20,000 है तो मेरे पति की सिर्फ 2,000। अंतर नहीं है क्या? नहीं विधि, रो मत। राकेश कितना सुशील है, तुझे पता नहीं। तेरे जीजा जी एक तो मुझसे 10 वर्ष बड़े हैं। रुचियों में कितना अंतर है। हर समय इन्हें पैसा ही दिखाई देता है, ना घर की चिंता और ना बच्चों की। घर में हर समय बड़े बड़े व्यापारी आते रहते हैं। नौकरों के बावजूद पूरे दिन रसोई में घुसी रहती हूँ। ये भी कोई ज़िंदगी है? तू तो हर शाम राकेश के साथ घूमने चली जाती है। मुझे तो महीने बाद घर से निकलना होता है इनके साथ। देख, शादी में आए हैं पर दिन भर पड़े सोते रहते हैं। अभी राकेश होता तो दौड़ दौड़ कर काम करता, मजमा लगा देता, कुछ नहीं तो हमें घुमा ही लाता। कुआरे में मुझे घूमने की कितनी हसरत थी, पर सब धरी रह गई। कुछ देर रुक कर दीदी फिर बोली, मैं पिछले वर्ष दिल्ली आई थी तेरे घर। 2 दिन रही। सच, राकेश ने कितना आदर दिया। इधर घुमाया उधर घुमाया, खूब हंसा हंसा कर मन लगा दिया। तुम तो मियाँ बीवी हो और एक बच्चा। एक हम हैं कि पूरी गृहस्थी है। 2 छोटी नंदे, देवर, सास, सभी की जिम्मेदारी है। कैसी बंध गई हूँ मैं। पैसा होगा तेरे जीजा जी के पास बैंक में, पर मैं तो देख पूरी चौधराइन बन गई। तू मुझसे केवल 2.5 वर्ष छोटी है, पर नायिका जैसी लगती है अब भी। दीदी मेरी ओर निहारने लगी। ले देख, ये साड़ी पहन ले, तेरे ऊपर बहुत खिलेगी। कहते हुए दीदी ने गुलाबी रेशमी साड़ी मुझे दी। और मैं इतनी भारी भरकम साड़ी क्या करूँगी? मैं झिझकी। ये क्या हो रहा है? अचानक माँ की आवाज़ सुनकर मैं ठिठक गई। विधि, तू यहाँ क्या कर रही है? इतना काम पड़ा है, कौन निपटाएगा? उठ, जा जल्दी से कर, फिर बैठियो। और ये साड़ी किसकी है? जीजी की है, मुझे दे रही हैं, मैंने उठते हुए उत्तर दिया। अरे इतनी भारी साड़ी का विधि क्या करेगी? तू ही रख ले। तेरे यहाँ तो रिश्तेदारी काफ़ी बड़ी है, आना जाना लगा रहता है। क्यों दे रही है इसे? माँ ने दीदी को समझाया। मेरा मुंह तमतमा गया, पर चुपचाप काम में लग गई। सारा काम निपटाकर मैं फिर से लेट गई। विवाह की थकान से मेरा बदन चूर चूर हो रहा था। दूसरे दिन बहू भी आ गई थी। उधर राकेश का फ़ोन भी आ चुका था कि विधि को भेजो। यद्यपि काम के कारण माँ मुझे रोकना चाहती थी, पर मैं नहीं रुकी। माँ ने बड़ी दीदी को विदा कर दिया था। जीजा जी को जल्दी थी। जीजा जी के चलने पर माँ ने पूछा, अब कब दर्शन देंगे? बस जी, अब क्या दर्शन देंगे? एक बार के दर्शन में हमारा लाखों का नुकसान हो जाता है। जीजा जी ने चांदी की डिबिया से पान निकालकर खाते हुए कहा, दर्शन देने वाले तो राकेश बाबू थे, बार बार दर्शन देते थे, जाने अब कहाँ लोप हो गए। मैं जीजा जी का कटाक्ष अच्छी तरह से समझ चुकी थी। जीजी ने डांटते हुए कहा, क्यों तंग करते हो उसे? जीजा जी के जाने के बाद मेरी भी जाने की बारी थी। शाम की गाड़ी से मुझे भी जाना था। मेरा सामान बंध चुका था। पिताजी ने पूछा, अब राकेश की तरक्की कब होगी? पता नहीं, मैंने धीरे से उत्तर दिया। पता रखा कर कुछ। लोगों से मिलो जुलो। रेखा को देख, तेरे साथ ही विवाह हुआ था, बैंक में ही था, अफसर हो गया। कोशिश ही नहीं करते तुम लोग। माँ ने ताना मारा। रीमा को देख, कितनी सुखी है, कितना पैसा, कोठी, सभी कुछ है। माँ, हमें क्या कमी है? हम भी तो मज़े में हैं। वो मज़े हमें दिख रहे हैं। माँ ने कटाक्ष किया। मैं नहीं जानती थी कि ये माँ की सहानुभूति है या उनकी गरिमा आहत होती है मेरे आने से।
उन्हें मैं मखमल में टाट का पैबंद सा लगती हूँ। जब तब राकेश को लेकर मुझे जलील करना शुरू कर देती हैं। बड़े भैया भाभी सदा राकेश को ही पसंद करते हैं, पर माँ को स्वभाव से क्या मतलब। जीजा जी चाहे कितनी बेइज्जती करे माँ की, वो उनसे ही खुश रहती हैं। पैसा जो है उनके पास। भैया मुझे छोड़ने स्टेशन आए थे। मैं माँ की बातें याद करके रोने लगी थी। देख विधि, माँ और पिताजी की बातों का बुरा ना मानना, पत्र ज़रूर डालना। राकेश क्यों नहीं आए मुझे पता है। मैं जब दिल्ली आऊँगा तब मिलूँगा। भैया गाड़ी में बिठाकर चले गए थे। अचानक एक सहानुभूति भरा स्वर मेरे कानों में पड़ा। मैं एकदम से वर्तमान में लौट आई। अब आपका सिर दर्द कैसा है? चाय पिएंगी क्या? थर्मस से चाय निकालते हुए सामने बैठी महिला बोली। ठीक हूँ, मैं उठ बैठी। उसके हाथ से शीशे के गिलास में चाय लेकर पूछती हूँ, कौन सा स्टेशन है? बस 1 घंटे का रास्ता और है। दिल्ली आ रही है। पूरी रात आप बेचैन सी रही। तबीयत ठीक नहीं थी ना। मैं मुस्कुराने का प्रयास करती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? वो पूछती है। जी सिर्फ एक। उसे क्यों छोड़ आई? लगता है दादा दादी का प्यारा होगा। वो मेरी ओर मुस्कुरा कर देखती है। अब नहीं छोड़ूंगी कभी। राकेश और मुन्ने की शक्ल बार बार मेरी आंखों के सामने तैरने लगती है। रह रह कर मुन्ने की याद आने लगती है। जाने कैसा होगा वो। राकेश ने कैसा रखा होगा उसे। बस घंटे भर की तो बात है। मैं उतावली हो जाती हूँ उन दोनों से मिलने के लिए। आखिर मैं उनको छोड़कर क्यों गई थी? मायके का मोह छोड़ना होगा मुझे, इससे पहले कि मुझे वो घटनाएं फिर याद आएं। मैं नीचे से टोकरी खींच शादी की मिठाई निकालकर सामने वाली महिला को दे देती हूँ और सब कुछ बिसरा कर उससे बातें करने में लीन हो जाती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।